हम लोग अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में बात करने जा रहे हैं डीमर्जर के बारे में। डीमर्जर क्या होता है? जब कभी कोई कंपनी अपनी किसी एग्जिस्टिंग सब्सिडरी को अलग से लिस्ट कराती है या अपने मेन कारोबार से अलग करती है, उसको कहते हैं डीमर्जर। मर्जर क्या प्रोसेस होता है? दो बिजनेस को आपस में मर्ज करना, मिला देना, ये मर्जर होता है। मर्जर का उल्टा डीमर्जर होता है। ठीक है, तो दो कंपनियों को आपस में कब मिलाया जाता है? जब हमें लगता है कि दो कंपनियां अगर आपस में मिलकर काम करेंगी तो ज़्यादा सिनर्जी बनेगी, ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अभी एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ है, दुनिया का काफ़ी बड़ा मर्जर था। वो क्या था? कौन सा एग्जाम्पल है? HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड आपस में मर्ज हो गए। दोनों सेपरेट कंपनी थी। और ताजुब की बात उसमें ये थी कि HDFC लिमिटेड पेरेंट कंपनी थी जिसका 2700 का शेयर चल रहा है। HDFC बैंक उसके अंडर थी, मतलब वो जो बेटा था वो बाप से बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा साइज है उसका। HDFC और उल्टा अब क्या किया, HDFC बैंक ने HDFC लिमिटेड को मर्ज कर लिया अपने आप में। ठीक है, पेरेंट कंपनी HDFC लिमिटेड थी। ठीक है, तो ऐसा जैसे कि सुजुकी मोटर्स में, सुजुकी मोटर्स जापान की जो सुजुकी है वो पेरेंट कंपनी है और इंडिया की जो है उसकी सब्सिडरी थी। अभी क्या है कि इंडिया की जो कंपनी है सुजुकी मोटर्स वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो जापान की कंपनी को भी खरीद सकती है। ठीक है, जो पेरेंट कंपनी है उसकी सुजुकी। तो मर्जर मतलब दो कंपनियों को आपस में मर्ज होना। उसमें एक ही ग्रुप की दो कंपनियां भी हो सकती हैं और दो अलग अलग कंपनियां भी हो सकती हैं। ठीक है, वो आपस में मर्ज होकर एक सेपरेट कंपनी बना दें। डीमर्जर में क्या होता है कि उसमें किसी एक एग्जिस्टिंग ग्रुप की एक कोई सब्सिडरी को अलग किया जाता है। अभी रिलायंस के केस में क्या हो रहा है, रिलायंस जियो फाइनेंशियल को अलग किया गया है। वैसे तो अब आप ये सोचेंगे कि रिलायंस का काम क्या है, तो टेलीकॉम का काम करती है, ऑयल मार्केटिंग का काम करती है, ऑयल रिफाइनिंग का काम करती है और रिटेल में भी है। लेकिन ये फाइनेंस का काम कब करने लगी? ऐसा तो नहीं सुना था कुछ भी। और ये जियो फाइनेंस क्या चीज़ है, ये कहाँ से आ गया? कोई फाइनेंस, हमने रिलायंस से कभी लोन तो लिया नहीं है, ना लोन रिलायंस ने किसी को लोन दिया है। तो ये जियो फाइनेंस कहाँ से आ गया? कोई बताएगा इसके बारे में थोड़ा सा? आप लोग तो इतना ऐप इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल आपके हमेशा हाथ में रहता है, सोते समय भी, जगते समय भी, खाना खाते समय भी। देखिए, आप जो जियो का ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं जो जियो ऑफर करता है। तो जब आप ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आपने पेटीएम इस्तेमाल किया, तो पेटीएम में आपने देखा होगा एक पोस्टपेड का भी ऑप्शन है। किसी लोग ने अपने पेटीएम में पोस्टपेड एक्टिवेट कर रखा है? किसी को है पोस्टपेड? किसी किसी को वो मिला हुआ है? फ्लिपकार्ट अमेजोन में भी बाई नाउ पे लेटर है, उसमें भी ऐसा होता है। मतलब आप अभी पे कर दीजिए, बाद में फिर देते रहना, आप अभी खरीद लो, उसमें भी मतलब ऑफर देते हैं। किसी ने एक्टिवेट कर रखा है उसको, काइंड ऑफ आपको लोन दे देता है वो। पेटीएम जो है वो आदित्य बिरला के साथ कोलैबोरेट करके ये काम करता है। और आपने देखा होगा कि पेटीएम का शेयर इधर 500 रुपये था, मेरे पास भी पेटीएम थे, 40-50 हज़ार रुपये के शेयर थे मेरे पास, मतलब आईपीओ में 15 के खरीदे थे। फिर वो घटता गया, हम एवरेज करते गए और अभी मैंने सारे पेटीएम के शेयर बेच दिए प्रॉफिट पे। और आप सोचो प्रॉफिट पे कैसे बेच दिए? आईपीओ तो 2100 रुपये में आया था, फिर प्रॉफिट कहाँ से आ गया? प्रॉफिट इस तरह से आया कि जब वो नीचे गया था 500 के आसपास, तो मैंने वहाँ पे एवरेज आउट किया था, वहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ाए थे। तो मेरी कॉस्ट जो है वो कुछ 800 के आसपास शायद आ रही थी, 7 से 800 कुछ आ रही थी, याद नहीं एग्जैक्टली। और उसके ऊपर गया वो 10-15%, तो हमने कहा आप निकल जाओ उससे। जबकि मेरा विज़न पेटीएम में काफ़ी लंबा है, मतलब अच्छी कंपनी है, अच्छा करेगी आगे चल के। लेकिन मैंने कहा एक बार उससे निकलते हैं, फिर देखा जाएगा। तो पेटीएम के शेयर बढ़ने का रीज़न ये है कि उसने अपने वेंचर्स को प्रॉफिटेबल कर लिया है। वो जो ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें भी उसने प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया, पहले सब फ्री था। वो जो लोन देता है वो लोन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो लोन लेते हैं लोग, उसमें इंटरेस्ट मिलता है उसको। तो ये सारे के सारे जो काम है, धीरे धीरे इनसे प्रॉफिट आ रहा है। ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा दिए उसने,
कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे लोगे, उसमें टॉपअप करोगे वॉलेट में, तो उसमें 1% देना पड़ेगा, कोई ट्रांजेक्शन का कुछ चार्जेस लगा दिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रॉफिट को स्टार्ट कर दिया है, प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सेम जो है वो जियो ऐप भी करता है। जियो मार्ट है एक, जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जियो सावन है, उसने सावन को म्यूज़िक ऐप है। तो मतलब उसने बहुत सारे ऐसे वेंचर डिफरेंट डिफरेंट बना रखे हैं। तो जियो ने अभी व्हाट्सएप के साथ भी टाई अप किया हुआ है, जियो ने फेसबुक के साथ भी टाई अप किया हुआ है, जियो ने गूगल के साथ भी टाई अप किया है। यानी कि जियो के शेयर्स में फेसबुक का भी इन्वेस्टमेंट है, गूगल का भी इन्वेस्टमेंट है, इन सब का इन्वेस्टमेंट है, विदेशी कंपनियों का। तो इससे एडवांटेज ये मिलता है कि एक तो जियो के पास डेटा है, सारा नेटवर्क उसी का है, मैक्सिमम लोग जियो के सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर इंडिया में जियो के पास है, हिंदुस्तान की आधी आबादी जियो के प्लेटफॉर्म पे है। और जो आधी आबादी जियो के प्लेटफॉर्म पे है वो ज़्यादातर प्रभावी लोग हैं, क्योंकि जो फ़ोन नहीं इस्तेमाल करता वो तो बहुत ही गरीब होगा, या तो मतलब वो कहीं भीख मांग रहा होगा, या बहुत साधारण किसान होगा, या लेबर क्लास का कोई होगा, वही फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा इस समय। बाकी सारे लोग जो अच्छा अर्न कर रहे हैं वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन सबका डेटा जियो के पास है, और उनका दिनों मतलब गूगल के पास, फेसबुक के पास और जियो के पास मिला के आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपके मम्मी पापा के पास भी नहीं है। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल, फेसबुक और जियो के पास है, क्योंकि व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही है, मेटा। ठीक है, तो मेटा के पास, गूगल के पास और जियो के पास मिला ले तो उनको आप कितने नंबर की शर्ट पहनते हैं ना वो भी पता है, आप कहाँ पे खाना खाते हैं वो भी पता है, आप कौन कौन से वेबसाइट सर्फ करते हैं वो भी पता है, आप मम्मी को बता के, कोचिंग का बता के कहाँ गए थे वो भी उसको पता है, सब कुछ पता है। आपके क्लोज फ्रेंड को भी जो नहीं पता है वो भी उसको पता है। तो इतना ज़्यादा डेटा होने के बाद अब वो उसको मोनेटाइज करेंगे। व्हाट्सएप ने पेमेंट सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं अपनी, ठीक है, और व्हाट्सएप, जियो मतलब मेटा, जियो, गूगल, ये सब कोलैबोरेट कर रहे हैं। और अगर ये इन्होंने स्ट्रांगली कोलैबोरेट कर लिया तो ये हमें ना गुलाम बना देंगे अपना, क्योंकि सारी पावर इनके पास हो जाएंगी, हमारे लाइफ पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा इनका। हम क्या खरीदेंगे, कहाँ घूमेंगे, किसको वोट करेंगे, कौन सा कोर्स पढ़ेंगे, किस कोच को हायर करेंगे, सब कुछ यही हमें बताएंगे। और हमें ये लगता है कि ये डिसीजन हम ले रहे हैं, या आपको ये लगता होगा कि जैसे ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये मैंने ब्रांड की कोई चीज़ खरीदी, आपने एक पेन खरीदा लग्जर का, तो आप सोच रहे हैं कि ये मैंने डिसाइड किया, या आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा तो आप सोचें ये आपने डिसाइड किया है, या आपने किसी पार्टी को वोट दिया तो आप सोचें ये आपने डिसाइड किया है। आपने डिसाइड नहीं किया है, ये आपसे कराया गया है। हम मेटावर्स में उलझते चले जा रहे हैं, और मेटावर्स ऐसा ही है, माया जाल। हम सब के माइंड्स को वो कंट्रोल करेगा, आपको वही चीज़ दिखाएगा, वही चीज़ सुनाएगा, वही चीज़ बताएगा, वही चीज़ पढ़ाएगा, तो आपको लगेगा यही सही है। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। हर एक चीज़, और ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके पास जाती जाएगी, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी हमें आने वाले समय में अपना गुलाम बना लेगी। इसीलिए अमेरिका की पार्लियामेंट बहुत कंसर्न है, बार बार सुंदर पिचाई को बुला ले रही है, बार बार सत्या नडेला को बुला रही है, कह रहे हैं कि अगर मैं अपना मोबाइल लेके, वहाँ के सेनेटर ने पूछा गूगल सुंदर पिचाई से कि मिस्टर सीईओ ये बताइए, मैं अपना मोबाइल लेके यहाँ से वहाँ गया तो क्या आपको पता है कि मैं यहाँ से वहाँ गया? अब सुंदर पिचाई जवाब ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, हम तो ट्रैक ही कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो उनको सब कुछ पता है। तो ये कंसर्न है, ठीक है, डेटा प्राइवेसी, ये सब बहुत बड़े इश्यूज हो रहे हैं। अभी आपको पता है कि किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन नहीं जीतना था, हिलरी क्लिंटन को ही प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन बन गए डोनाल्ड ट्रंप। रशिया के हैकर्स ने मेटावर्स के साथ मिलकर ऐसा मायाजाल फैलाया, आपको लगता है कि किसी भी हालत में
2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, कोई कंडीशन ही नहीं थी। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर इंटरनेट नहीं होता, किसी हालत में उनका प्राइम मिनिस्टर मतलब ही नहीं था, आ ही नहीं सकते थे। सोशल मीडिया ने इतना भयानक मायाजाल रचा, सारे यूथ, और ऊपर से गलती क्या कर दी, मुलायम सिंह यादव ने बहुत डांटा भी था बाद में अखिलेश यादव की, कि अखिलेश ने ये लैपटॉप बांट दिया। अब उसके बाद मोदी उसमें घुस के और सबको बरगला गया। तो यूपी में 70-80 कितनी 75 सीट्स होती हैं एमपी की, जिसमें 72 बीजेपी ले गई थी, 73, और यहीं से डिसाइड हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। खाली यूपी एक ऐसा स्टेट है जो ये डिसाइड करता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। आप यूपी जीत लीजिए, मतलब आपने हिंदुस्तान जीत लिया। इसीलिए देश की कैपिटल यूपी में बनाई गई थी, तब अलग है लेकिन नॉर्थ में ही आती है। तो मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि ये जो डीमर्जर है, ठीक है, इससे इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। तरीका क्या किया गया है, कल इसकी फेयर प्राइस डिस्कवरी करी गई थी। प्राइस डिस्कवरी क्या करी गई थी, प्राइस डिस्कवरी में पहले इसको 9 से 10 के बीच में रिलायंस में 1 घंटे का ट्रेड हुआ था, और उस ट्रेड में उसके पहले दिन, क्योंकि लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को खरीदना चाहते थे, मतलब वो चाहते थे रिलायंस का शेयर खरीद लिया, मतलब जिसके पास भी रिलायंस का शेयर होगा उस तारीख तक उसको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने आप मिल जाएगा। तो लोगों ने बहुत तेजी से खरीदा, वो 22-23 वाला शेयर बढ़ के 27-28 पहुंच गया था, हाई जो है रिलायंस का। हम लोग अगर इसको देखें एक बार स्क्रीन पे, देखिए ये इसका रिलायंस का 1 मंथ का चार्ट है। पिछले मार्च से लेके अभी कुछ महीनों में देखिए इसका शेयर जो है यहाँ से लेके मार्च से लेके अभी तक पिछले 3-4 महीनों में स्काई रॉकेट हो गया शेयर। यहाँ पे ये चल रहा था लगभग 1900 पे, लेस देन 2000, और इसने हाई लगा दिया 2600-2700 के आसपास का अभी थोड़े दिन पहले। तो लगातार ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि लोगों के पास ये न्यूज़ आ गई थी कि रिलायंस जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज को डिमर्ज करने जा रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, और जिनके पास रिलायंस का शेयर होगा उसको जियो का शेयर भी मिल जाएगा। तो इसलिए लोगों ने इसको तेजी से खरीदा, और खरीदने के बाद ये काफ़ी ऊपर चला गया। अब इसका जो है कल प्राइस डिस्कवरी हो चुकी है। प्राइस डिस्कवरी के बाद लगभग 260 रुपये का जियो का प्राइस सेट हुआ है अप्रॉक्स। तो 260 रुपये के आसपास का प्राइस सेट हुआ है, और अब इंडेक्स में 50 की जगह 51 शेयर होंगे, 51 शेयर्स होंगे, और जो 51वां शेयर होगा, 51 शेयर होगा, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उसका रेट चेंज नहीं होगा। जब बाकी सारे प्रोसेस पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर उसका रेट जो है वो फ्लैक्चुएट करने लगेगा, लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जो है, यार तुम लोग क्या डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये इंडेक्स का 51 शेयर बनेगा, और काफ़ी कुछ समय तक, जब तक सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक इसका रेट नहीं आएगा। जब इसका रेट डिस्प्ले करेगा फिर वो इंडेक्स से बाहर हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो खुद अपने आप बढ़ेगा। जब उसका अगर उसका शेयर प्राइस या मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ के इतना हो जाता है कि वो निफ्टी के 50 स्टॉक्स को कॉम्पीट करेगा, तो वो फिर हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग शेयर को रिप्लेस करके निफ्टी 50 का पार्ट बन जाए, अदरवाइज वो फिर निफ्टी 50 के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी डीमर्जर प्रोसेस हुआ है, आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। आप अगर ये स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं या अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि रिलायंस में क्या हो रहा है, क्योंकि फ़िलहाल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका हमारे लाइफ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत इम्पैक्ट आता है। मतलब हमें ये लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हमें स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है, ठीक है, इसका क्या मतलब हमने तो कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं, हम तो एफडी में पैसा रखते हैं, हमने तो एलआईसी लगा रखा है। नहीं, अगर आपने एलआईसी ले रखा है, अगर आपने किसी बैंक में एफडी करा रखी है, तब भी स्टॉक मार्केट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। अगर इंडिया का स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा
तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ओवरऑल इकॉनमी को फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि अगर कोई बैंक का स्टॉक अच्छा कर रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और अगर बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है और बैंक ऐसी स्थिति में पहुंच गया, जैसे कि कुछ बैंक हो गए थे जिनको बाद में गवर्नमेंट ने मर्ज किया, मतलब कुछ पीएसयू बैंक्स को गवर्नमेंट ने एसबीआई के साथ, किसी को दूसरे बैंक के साथ, किसी को तीसरे, किसी को बीओबी के साथ, किसी को पीएनबी के साथ, ऐसे करके आपने मर्ज किया। आपको पता होगा कुछ समय पहले ऐसा क्यों किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया, ये मर्जर कहलाता है। मर्जर मतलब जोड़ना, डीमर्जर मतलब हटाना। तो पहले मर्जर हुआ था बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारे बैंकों का दूसरे बैंक्स में। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय उन बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, और अगर उनको मर्ज नहीं किया जाता, अगर उनको अच्छे बैंकों के साथ मर्ज नहीं किया जाता, तो वो इन्वेस्टर का पैसा वापस नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये कंडीशन में आ गए थे कि वो इन्वेस्टर का पैसा वापस नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो इस डिफॉल्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने खराब बैंकों को अच्छे बैलेंस शीट वाले बैंक के साथ मर्ज कर दिया था, ताकि वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में ऐसा कोई संदेश ना जाए कि इंडिया का कोई बैंक डिफॉल्ट कर गया। ठीक है। दूसरी बात ये कि रिलायंस, थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैं इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ बार बार। इस समय पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है, फाइनेंस, ट्रेड। पैसा जिसके पास है, अब आजकल किसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ज़्यादा है वो सुपर पावर नहीं है। अभी जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो सुपर पावर है। ठीक है, वो देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी दुनिया को इकॉनमी कंट्रोल कर रही है, पूरी दुनिया की इकॉनमी को पैसा कंट्रोल कर रहा है, और पैसे को कंट्रोल करते हैं बैंक्स और एनबीएफसीज। ठीक है, इंडिया में एचडीएफसी ग्रुप, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड लोन देता था, एचडीएफसी बैंक बैंकिंग का काम करता था। इसी वजह से इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री से भी बड़ी हो गई है। ठीक है, इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये इकॉनमी के लिए। फिर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, कितने हजार का शेयर हो गया बजाज फाइनेंस का? 7-8 हजार का चल रहा है, आई थिंक सो है, 75, 7-8 हजार के आसपास चलता है। ठीक है, 8 हजार रुपए का शेयर, बम्पर रिटर्न बना के दिए उसने लोगों को। तो जो भी कंपनियां फाइनेंस का काम कर रही हैं, मतलब मेरे ख्याल से अगर पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाए हैं। क्यों रिटर्न बनाए हैं? क्योंकि अभी हमारी जो यूथ है, आप लोग हैं, और जो न्यूक्लियर फैमिली वाले जो लोग हैं, या जिनकी अभी हाल फिलहाल में कुछ समय शादी हुई है 5-7-10 साल के अंदर, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब शो ऑफ में पड़ गए हैं। उनको ये है कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास। आज से 15-20 साल पहले जब मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं होते थे कि मेरे पास अच्छा वो भी होना चाहिए, वो गैजेट होना चाहिए, उस तरह का रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, उस तरह की कार होनी चाहिए, ऐसा कोई कुछ नहीं था। वो सिंपल लिविंग पे यकीन रखते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी बगल वाले के पास ये है, सामने के पाले के पास है, लोग आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। इस चक्कर में भयानक उधार ले रहे हैं, हर चीज़ उधार पे। ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीद ला ईएमआई पे, टीवी खरीद ला ईएमआई पे, रेफ्रिजरेटर ईएमआई पे खरीद लाए, मोबाइल फोन ईएमआई पे खरीद लाए, लैपटॉप ईएमआई पे खरीद लाए, बाइक्स खरीद लाए इंस्टॉलमेंट्स पे, कार खरीद ली ईएमआई पे, घर खरीद लिया ईएमआई पे। ये इतना ज़्यादा लोन ले रहे हैं, इसी वजह से बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां और एचडीएफसी लिमिटेड जैसी कंपनियां बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो जियो को ये पता चला कि यार इतने सारे लोग ये सब खरीद रहे हैं, इतना लोन ले रहे हैं, मेरे और क्लाइंट्स मेरे पास हैं, डेटा मेरे पास है, तो मैं ही क्यों पीछे रह रहा हूँ? तो मुझे फाइनेंस के सेक्टर में आना चाहिए। इसीलिए उसने ये काम स्टार्ट किया है। और शायद अब ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनको अभी तुरंत इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बजाज फाइनेंस का शेयर कल से गिरने लगेगा और जियो का बढ़ने लगेगा, एकदम से ऐसा नहीं होगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक तो नया मार्केट क्रिएट करेगा। नया मार्केट कौन क्रिएट करेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि पेटीएम लोन देता है, पोस्टपेड सर्विसेज देता है। अब मुझे अगर पता है पेटीएम करना होता है तो मैं वॉलेट से नहीं करता हूँ, मैं यूपीआई से नहीं करता हूँ,
मेरे पोस्ट पेड में पैसे रहते हैं, उन्होंने शायद 39-40 हज़ार रुपये दे रखे हैं, बस उसी से स्कैन कर दो सीधे। जोमेटो के भी पेटीएम हो जाएगी, डोमिनोज में भी पेटीएम हो जाएगी, तुरंत वो उठाता है, तुरंत पेटीएम हो जाती है, उसमें ओटीपी भी नहीं डालना पड़ता है, वो बिल्कुल रेडी बना है, आप बटन दबाइए, हम पैसा आपका खर्च कर देंगे, फिर आपसे बाद में लेंगे, ठीक है। तो वो कुछ कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि सबकी क्रेडिट रेटिंग उनके पास है, सिविल स्कोर ये 900 में से निकाला जाता है। कल मैंने अपना देखा था तो शायद 881 था आउट ऑफ 900 मेरा जो सिविल था। तो जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है उसको कंपनियां लोन आराम से देती हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैंने ये भी देखा, आपको दिखाया अभी कि रिलायंस का ओवरऑल वैल्यूएशन भी ठीक है, बहुत महंगा नहीं है, उसकी बुक वैल्यू उसके प्राइस के 2 टाइम्स पे चल रही है। तो मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब अगर वो बैंकरप्ट भी हो गई कंपनी तब भी आपको जितना पैसा आपने लिया लगाया है उसका आधा तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसलिए इस जो नई कंपनी बन रही है उसका फ्यूचर अच्छा है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, बट मे भी गलत भी हो सकता है, कुछ नई चीज़ें आ जाए, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर जिसको मैं ना जज कर पाऊँ। तो ये ओवरऑल इसकी एक केस स्टडी थी। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन या सवाल? नहीं, आईपीओ नहीं आएगा, वो तो जिनके जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर हैं उनको एक एक शेयर मिल गया है, अब उसका कोई आईपीओ आईपीओ नहीं आएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।